2 is good. Now we can start Gibbs free energy wala part, right? Gibbs free energy or Gibbs energy. So G is a again स्टेट फंक्शन, क्योंकि H और S है इसमें, दोनों तो वही है, स्टेट फंक्शन एंड एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एनर्जी हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कोई भी एनर्जी होगा अमाउंट पे डिपेंड करेगा। सो जी इज ए स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जी का वैल्यू क्या होता है? H माइनस टी एस, ये डिफाइन हुआ। गिब्स फ्री एनर्जी डिफाइन हो गया, गिब्स एनर्जी जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो डेल्टा जी कितना आएगा? तो डिफरेंशिएट कर दो, डी जी इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाए, डी टी वाला टर्म जीरो हो गया। सो डी जी विल बी डी एच माइनस टी डी एस, या इसको इंटीग्रेट कर दो तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। डेल्टा जी नॉट नॉट इसमें भी आएगा, वो क्या होगा? चेंज इन गिब्स एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट। गिब्स एनर्जी में क्या चेंज होगा एट स्टैंडर्ड स्टेट, है ना? और डेल्टा ची क्या होगा? नॉन स्टैंडर्ड स्टेट। बस ये हो गया ना, चेंज इन गिब्स एनर्जी। इसमें मेजर फैक्टर एच का है, टी और एस स्मॉल फैक्टर है। जैसे डेल्टा एच है वैसे डेल्टा जी है। डेल्टा एच मान लो 300 जूल आता है, तो डेल्टा जी भी ऑलमोस्ट 300 जूल के आसपास ही आएगा। बस इसमें एंट्रोपी वाला फैक्टर भी रहेगा। तो ये बस स्टैंडर्ड स्टेट और नॉन स्टैंडर्ड स्टेट, बस इतना ही क्या डिफरेंट है। ओके अब इसमें क्या होगा? स्टैंडर्ड स्टेट मैंने बताया था, वो भूल गए होगा तो फिर से क्या था? फॉर प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स पी नॉट इक्वल टू 1 बार टी एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर। और गैस क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड स्टेट? सेम जाएगा, पी नॉट क्या होगा? 1 बार और टेम्परेचर at which gas behaves ideally। गैस के लिए स्टैंडर्ड स्टेट अलग था, यहाँ पे आइडियल बिहेवियर शो करे वो गैस है ना। हर गैस का अपना अलग रहता था, एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर। फॉर कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में रहे तो कंसंट्रेशन 1 मोलर लोगे, बट इतने तक की जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ यही चाहिए, ये लर्न कर लो स्टैंडर्ड स्टेट मतलब इतना। बुक में बस इतना ही दिया रहेगा जो ऊपर दो, बाकी मैंने लिख दिया सर। ओके इस पे क्वेश्चन आएगा, वो आना ही है, डेल्टा जी इक्वल टू, इस पे नहीं जो बताया उसमें नहीं। मेजर फैक्टर व्हाट इज जी नॉट आ रहा है, तो जी नॉट वो था जो स्टैंडर्ड स्टेट में ही गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा।
1 बार एंड 25 डिग्री सेल्सियस, हाँ ठीक है। जनरली 25 लेते हैं, अदरवाइज कोई भी टेम्परेचर चलेगा। हाँ जनरली 25 डिग्री ले लेते हैं, अदरवाइज कोई भी टेम्परेचर चलता है। 1 बार इज 1 atm ना, ऑलमोस्ट 1 atm। 1 बार 10⁵ पास्कल होता है। 1 atm कितना होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है इससे, 101325। 1325 पास्कल बड़ा है, और 1 बार एग्जैक्ट 10⁵ है। इसको पास्कल भी बोलते हो। नोट्स मैंने जो भेजा वही है, ये भी भेज देता हूँ। यूजुअली और इन जनरल टेम्परेचर कितना लेते हो? 298 केल्विन। जनरली 25 लेके चलेंगे। अब किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट है। या आर फॉर रिएक्शन लिख सकते हो, जैसे कंबसन हुआ था कंबसन सी लिख देंगे, फॉर्मेशन हो गया तो फॉर्मेशन लिख देंगे, आर कोई भी लिखते चलते हैं। डेल्टा आर एच नॉट, तो एट 300 केल्विन मतलब डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी। 300 केल्विन पे क्या होगा? डेल्टा आर जी नॉट एट 300 इक्वल टू डेल्टा आर एच नॉट एट 300। इस पर अवस्थी में ये वाला क्वेश्चन है, वो आएगा ही आएगा, ये वाला डेल्टा आर एस नॉट एट 300। अब 310 होगा तो सब 310 पे लोगे, डेल्टा एस 310 पे अलग होगा। डेल्टा एस 300 पे मालूम है तो डेल्टा एस 310 पे भी तुम्हें मालूम है। किरचॉफ लॉ से डेल्टा सीपी इंटू T2 माइनस T1, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इसको टू डेल्टा सीपी T2 माइनस T1, ऐसे था ना? वो लिख देता हूँ, ये हो गया। वही जैसे क्वेश्चन दे रहे तुम्हें कुछ इस तरह से, यही क्वेश्चन देखना, अवस्थी लेवल 2 में होगा, ये अपने बुक में होगा। 310 केल्विन पे क्या है गिवन? डेल्टा आर एच नॉट 300 केल्विन है, डेल्टा आर एच नॉट 300 है, एंड सी नॉट पी एम डेल्टा सी नॉट पी एम इज गिवन, ये गिवन है। डेल्टा सी पी एम व्हाट डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो था वो, तब क्या कर सकते हैं, कैसे आएगा? ओके, तो कई लोग समझ गए होंगे, वो बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन लिख देंगे ही। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड जनरली मान के चलते हैं हम लोग, अभी कोई भी टेम्परेचर दे दिया गया, 27 दे दिया गया फिर। तो डेल्टा आर डेल्टा जी नॉट 300 केल्विन 310 चाहिए, तो इसके लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? 310 के लिए डेल्टा आर एच नॉट 310 चाहिए, माइनस 310 डेल्टा आर एस नॉट 310 चाहिए। और डेटा क्या है तुम्हें?
ये भी नोन नहीं है, ये भी नोन नहीं है, दोनों 300 पे नोन है, तो 310 पे कैसे आएगा? किरचॉफ इक्वेशन था, एक टेम्परेचर पे 300 में मालूम है डेल्टा एस, तो 310 पे भी आएगा। कितना था? डेल्टा आर एस नॉट 310 माइनस डेल्टा आर एस नॉट 300 विल बी डेल्टा आर सी नॉट पी एम। इसमें लॉन में इक्वेशन था, याद करो, जो पिछले बार बताया था, एन सी पी एम डी टी एल एन टी डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन ऐसा आया था ना। हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो अच्छे से याद कर लेना। ही तुम्हें ये नोन है, ये नोन है, टेम्परेचर नोन है, डेल्टा सी पी एम नोन है, ऑल क्वांटिटीज आर नोन ना, ये दोनों आ जाएगा ना, बस इसको उस इक्वेशन पुट कर दो, आ जाएगा। अब डेल्टा आर सी नॉट पी जीरो हो जाता, तब क्या हो जाता? यही जीरो हो जाए, तब तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। हाँ, डेल्टा एस वाला भी इक्वल आ जाता, ये भी जीरो कर दोगे, ये भी इक्वल आ जाता, फिर वहां रख सकते थे हम। ओके। इफ डेल्टा एफ जी नॉट, इफ कंडीशन लिखना था, एफ फॉर फॉर्मेशन, फॉर्मे गिव्स फ्री एनर्जी, standard gives free energy of formation and standard enthalpy of formation both are zero, both are zero for elements in their standard state. Examples: enthalpy जी नॉट हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस का एलिमेंट्स का जीरो होगा। उसी तरह डेल्टा एफ एच नॉट भी ले लोगे, एलिमेंट्स का ये जीरो होगा। किसका जीरो नहीं होगा, वो लिखता हूँ। एल्यूमिनियम जैसा सॉलिड है, ये एलिमेंट है ना, जीरो हो गया। एलिमेंट्स क्या हो गया? एग्जाम्पल: H2 गैस, H2O2, N2, P4, एसेट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो भी एलिमेंट ले लो, जिंक, वो सब का एलिमेंटल फॉर्म में जीरो होगा। किसका जीरो नहीं होगा? कंपाउंड का। जैसे CaCO3 ले लो, ये सॉलिड है तो ये तो कंपाउंड है, इसका नॉट जीरो। डेल्टा एफ एच नॉट एच गैस, इसका नहीं जीरो होगा। H2 गैस होता है ना, H2 गैस का जीरो होगा। ओके, फॉर केमिकल रिएक्शन प्रोसेस, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग।
क्या कि डेल्टा जी है क्या, तो वो आता मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क फॉर केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस होगा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू डेल्टा एस टोटल, ऐसे आता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम माइनस ये होगा डेल्टा एच सिस्टम बाई टी इक्वल टू डेल्टा एस टोटल। ये कैसा है, डेल्टा एस सराउंडिंग का कितना होगा, जितना उसने हीट दिया हीट उतना ही देगा ना जितना सिस्टम एब्जॉर्ब किया, तो इट विल बी जैसे माइनस क्यू बाई टी ना, यहाँ पे आ गया माइनस डेल्टा एस सिस्टम बाई टी, डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस डेल्टा एस सिस्टम बाई टी, इस पर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी आता है, व्हाट विल बी द डेल्टा एस सराउंडिंग। तो जितना उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया डेल्टा एच, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा एच बाई टी कर दोगे तो आ जाएगा ना। वेल यस यस, हाँ ओके। तो अभी क्या आ जाएगा ये, क्या लिखा था मैंने, अच्छा फिर से लिख देता हूँ, डेल्टा एस सिस्टम प्लस, प्लस की जगह माइनस हो गया था, माइनस डेल्टा एस सिस्टम बाई टी इक्वल टू डेल्टा एस टोटल, टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम इक्वल टू डेल्टा एस टोटल, टी डेल्टा एस, टी पहले आएगा। नाउ डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। अब इस चीज को डेल्टा जी सिस्टम लिख सकते हो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा से आया था ना, वो आ गया माइनस टी डेल्टा एच टोटल, ऐसा। क्या आ गया था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच इक्वल टू ये। नाउ टी क्या हो गया, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बोलो या प्रोसेस बोलो, कांस्टेंट मान के चल रहे हम लोग। अब इफ डेल्टा एच टोटल इक्वल टू पॉजिटिव मीन्स डेल्टा जी सिस्टम क्या आ जाएगा, या तो टोटल पॉजिटिव हो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देखना है तो या तो डेल्टा एस दोनों का निकालो, पॉजिटिव आया तो, हाँ डेल्टा जी सिस्टम निगेटिव आ रहा है ना यहाँ से ऊपर वाले से, ये पॉजिटिव है या एक निगेटिव साइन है ना, तो ओवरऑल डेल्टा जी सिस्टम निगेटिव होगा, है ना। ओके, तो यहाँ से ये आ जाएगा निगेटिव। हाँ टेम्परेचर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए अब इजी हो गया, डेल्टा एस टोटल तुम्हें नहीं निकालना, अब डेल्टा जी से ही काम चलाना है। सिस्टम का देखो, सराउंडिंग देखना ही बंद कर दो, डेल्टा जी सिस्टम लेस देन जीरो है, स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी सिस्टम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या होगा, रिएक्शन या इसको लिखेंगे प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस।
हम्म। अब एक आ जाएगा कि इफ डेल्टा जी सिस्टम एंड टी इक्वल टू पी इक्वल टू जीरो, डेल्टा जी जीरो हो गया, मतलब एनर्जी मिल ही नहीं रहे, एनर्जी नहीं मिल रही तुम्हें, है ना? तो उसको प्रोसेस को क्या बोलोगे? प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। एनर्जी मिलनी ही बंद हो गई तो उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे हम लोग। इतना क्लियर हुआ? तीन अब हो जाएगा। अब हम लोग को सराउंडिंग देखना ही नहीं है, केवल सिस्टम ही देखेंगे। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस देख लो, बस हो जाएगा। हाँ, ओके। इफ जी सिस्टम, बहुत कंसेप्चुअल इसलिए बहुत धीरे धीरे सब चल रहा है, और ये टाइम है, तो क्या होगा? जी ऑफ द सिस्टम स्लोली ऐसे जाते 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 इक्विलिब्रियम पे इधर आ जाएगा पैरेलल। डेल्टा जी बिकम्स इक्वल टू जीरो। डेल्टा जी निगेटिव मतलब डेल्टा जी निगेटिव मतलब प्रोसेस विल टेक प्लेस इन ए क्लोज सिस्टम। जी का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा, और जी विल बी मिनिमम एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जी का वैल्यू मिनिमम होगा। इन ए क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं। टी एन पी कॉन्स्टेंट हर जगह वो तो चल ही रहा है, तभी ये सब डिराइव हुआ। कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे ही सब हुआ था। तो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगा? एनर्जी फ्रीली जो अवेलेबल है, करते करते पूरी एनर्जी गायब हो गई, वो मिनिमम पे एनर्जी बच गया। अब डेल्टा जी जीरो हो गया, जितना रिएक्टेंट की एनर्जी उतना ही प्रोडक्ट की है। तब तो एनर्जी कर ही नहीं सकता, तो वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। पहले वो एनर्जी रिलीज करेगा। मान लो कि कुछ बॉइल्ड ये लेके आता हो, स्टीम को लेकर आओगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वाटर पूरा हाई हाई टेम्परेचर पे, धीरे धीरे कूल होकर वेपर बनेगा वो, तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाएगी। फाइनली मान लो क्लोज वेसल है, तो क्या होगा? वेपर और वाटर इक्विलिब्रियम में आएंगे। एक बार इक्विलिब्रियम में आ गया तो रिएक्शन प्रोसेस होना बंद हो गया, तब वो जी उसमें मिनिमम पे होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। और इंट्रॉपी का ही सिमिलर ग्राफ क्या होगा? इंट्रॉपी के ग्राफ में ये इंट्रॉपी बढ़ते जाएगा, एट इक्विलिब्रियम कुछ इस तरह से आ जाएगा, एट इक्विलिब्रियम।
हाँ बताओ, इसमें क्या क्या डाउट है? जी क्या वैल्यू में बोला था, तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, जी का वैल्यू क्या होता है? डेल्टा जी निगेटिव होगा तो प्रोसेस होता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी, एनर्जी है तभी प्रोसेस हो रहा है। धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होगी, एक समय वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, तो वही जी धीरे धीरे इक्विलिब्रियम पे मिनिमम आ जाता है और एंट्रोपी बढ़ते जाती है। तो एंट्रोपी क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे आओगे तो वो भी तुम्हारा क्या होगा? डेल्टा एस जीरो हो जाएगा। सो डेल्टा एस सिस्टम बिकम्स इक्वल टू जीरो। उस समय क्या होगा? एस इज मैक्सिमम। तो ये दो कर्व पूछता है कि कैसा होगा। तो एस का कर्व याद रखना, इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम पे होगा। और ये नाउ विथ द हेल्प ऑफ डेल्टा जी सिस्टम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे और डेल्टा एस टोटल, we can predict spontaneity of a process या रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस है कि नहीं तुम्हें क्या देखना होगा? या तो डेल्टा एस टोटल देखो, वो डिफिकल्ट है देखना, बट उस पर क्वेश्चन तो आएंगे। बट डेल्टा जी सिस्टम से तुम आराम से देख सकते हो। तो ये जो अभी बता रहा हूँ इस पे क्वेश्चन रहेगा ही मेंस में। डेल्टा जी सिस्टम से कैसे बता सकते हो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है? जो अभी मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फर्स्ट कंडीशन, डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। तो डेल्टा जी क्या होगा? टेम्परेचर ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, ये नोट्स में मैं भेजता हूँ। ये नोट्स में नहीं है, एक दूसरा नोट्स भेज रहा हूँ मैं, उसमें ये है। वो पेज मिस हो गया। नेगेटिव है? यस नेगेटिव, तो प्रोसेस क्या होगा? ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। दोनों फेवरिंग फैक्टर है। देखो ऐसा प्रोसेस है कि एनर्जी भी रिलीज कर रहा है, वो डेल्टा जी नेगेटिव हो रहा है, साथ में एंट्रोपी भी बढ़ रहा है। यही तो फेवरिंग था ना, एंट्रोपी बढ़े तो स्पॉन्टेनियस, और एनर्जी रिलीज करे कोई भी प्रोसेस तो अपने आप होगा स्पॉन्टेनियस। यानी कि किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है, ये मेजर फैक्टर है, ये ट्रू है कि ये यूजुअली निगेटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, ये मेजर फैक्टर है। तो वो हम लोगों ने बॉन्डिंग में पढ़ा था कि कोई भी प्रोसेस में यदि एनर्जी रिलीज हो रही है तो प्रोसेस होगा। बट कई ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है फिर भी होता है प्रोसेस, तो उसके पीछे रीजन क्या होगा? ये डेल्टा एस। डेल्टा जी निगेटिव तो स्पॉन्टेनियस। हाँ, कोई कोई भी चीज जैसे इवेपोरेशन। हाँ, तो ये डेल्टा जी कितना हो गया? ये निगेटिव। ये तो दोनों फेवरिंग फैक्टर थे ना, ये बहुत फेवरिंग फैक्टर है। तो ये इसका रिमार्क्स क्या आएगा? स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। दूसरा, मतलब दिस रिएक्शन इज सपोर्टेड बाय एंथैल्पी एज वेल एज एंट्रोपी, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव, ये एंडोथर्मिक है, सपोर्ट कर ही नहीं रहा। और डेल्टा एस निगेटिव, एंट्रोपी भी घट रहा है। तो सपोर्टिव तो एक भी फैक्टर नहीं है, तो स्पॉन्टेनियस होगा क्या? यस नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी क्या आ जा रहा है? पॉजिटिव ना, डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। इसी में से कोई एक कंडीशन पूछ देंगे, जैसे ये दे देंगे डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस निगेटिव, ये स्पॉन्टेनियस कब होगा? तो तुम्हें लिखना होगा स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। सेकंड वाला केस देते हैं डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस निगेटिव, तो क्या ये स्पॉन्टेनियस कब होगा? तो एट नो टेम्परेचर, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ये। नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स।
ये है ना, थर्ड पे जाओगे तो क्या होगा, डेल्टा एच निगेटिव, ये सपोर्टिव फैक्टर हो गया, और डेल्टा एस भी निगेटिव, तब क्या होगा, ये कब स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा एस निगेटिव हो गया और डेल्टा एस भी निगेटिव हो गया, तो कब स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, तब लो टेम्परेचर पे फेवर्ड होगा। यस, जितना टेम्परेचर तुम लो रखोगे, हाँ, तो उतना ही डेल्टा एस क्या होगा, टी डेल्टा एस उतना ही कम पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा जी निगेटिव एट व्हाट, लो टेम्परेचर ना, निगेटिव एट लो टेम्परेचर, निगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, और हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा ये, पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कम रखोगे तब तो ठीक है, टेम्परेचर कम रखोगे तो स्पॉन्टेनियस होगा, ज्यादा रखोगे तो नहीं होगा। हाउ विल रिएक्शन बी फिजिबल इफ डेल्टा एस इज नेगेटिव, वो सिस्टम का डेल्टा एस है, ये सब पूरे सिस्टम के हैं, टोटल का नहीं बोल रहे हम लोग, ये डेल्टा सिस्टम टी डेल्टा सिस्टम ऐसा आया था ना, डेल्टा एस टोटल नहीं है। फोर्थ, एक और सा कंडीशन मिल गया, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, हाँ इसका क्या होगा, स्पॉन्टेनियस एट व्हाट, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर नो टेम्परेचर, हाँ तो ये चार में से कोई ना कोई एक स्टेटमेंट आएगा ही। टेम्परेचर हाई कर दोगे तो टी डेल्टा एस बड़ा निगेटिव हो गया, डेल्टा एस तो पॉजिटिव था, बट टी डेल्टा एस उससे भी बड़ा निगेटिव पड़ गया, तब तो हो जाएगा ना। कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि स्पॉन्टेनियस कब होगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, कब स्पॉन्टेनियस होगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा 300, इसका वैल्यू कुछ 10 दिया हुआ है, तो किस टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगा, तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए इसको जीरो मान लो, तो टेम्परेचर आ जाएगा कुछ 300, तो 300 केल्विन से ज्यादा रखोगे तो होगा स्पॉन्टेनियस। ये जैसे स्पॉन्टेनियस एट टी ग्रेटर देन 300 केल्विन, ऐसे हुआ ना। ऐसा क्वेश्चन देखना होगा, ये क्वेश्चन रहेगा, वो आते रहता है। हाँ बस निगेटिव आना चाहिए, तो 300 से ज्यादा, 300 रख रहे हो तो जीरो हो जा रहा है, जैसे डेल्टा एस 300 जूल दिया हुआ है और डेल्टा एस का वैल्यू 10 है, तो स्पॉन्टेनियस पूछता है कि किस टेम्परेचर पे होगा, तो 300 से ऊपर ऑल, वो मल्टीपल करेक्ट होगा ना तो सारे आंसर आएंगे, 300 310 320 और एक 290 होगा, तो तुम्हें 300 310 320 सब पे निगेटिव होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस होगा, होगा ना। 300 पे वैल्यू जीरो हो गया, जस्ट उस समय स्टार्ट हो गया, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया, और 310 320 जो भी रखोगे तो होगा। ये स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर का क्या मीनिंग है, क्लियर हुआ ना। एब्सोल्यूट टर्म है मतलब हाई टेम्परेचर मान लो ये 300 ही रहता है, ये 30 डिग्री होता है, 30 केल्विन इसके लिए हाई टेम्परेचर है, मतलब हाई टेम्परेचर मतलब एक सर्टेन लिमिट से हाई। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में क्या होता है, H2O लिक्विड से H2O सॉलिड जाता है, H2O लिक्विड से H2O गैस, तो डेल्टा एच क्या होगा इसका, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, कभी भी सॉलिड से लिक्विड लिक्विड से गैस जाओगे, अरे इतना रॉन्ग, दो लोगों ने एंडोथर्मिक, एक ने एक्सो, तीन में एंडो दो ने एक्सो,
ये क्या है? सॉलिड से लिक्विड बनाना, लिक्विड से गैस बनाना है, क्या करना होगा? हाँ, हीट देना पड़ेगा ना। सॉलिड का बॉन्ड ब्रेक करना है तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड का बॉन्ड ब्रेक करोगे तो गैस बनेगा, तो एंडोथर्मिक होगा ना सब। उल्टा ले आओगे ना, गैस से लिक्विड बनाओगे तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, लिक्विड से सॉलिड पे एनर्जी रिलीज करेगा। हाँ, तो कुछ लोगों ने इधर गलती से लिख दिया होगा। ओके, डेल्टा एच क्या हो गया? पॉजिटिव, यही है ना। और डेल्टा एस? पॉजिटिव, यही है ना। यस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ये वो प्रश्न स्पॉन्टेनियस है, क्यों स्पॉन्टेनियस है? बिकॉज क्या होगा? टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, इसीलिए स्पॉन्टेनियस हुआ होगा ना। दोनों पॉजिटिव है, बट टी डेल्टा एस ज्यादा बड़ा पॉजिटिव रहा गया होगा, इसलिए ओवरऑल ये निगेटिव हो गया। ओके, H2O लिक्विड से H2O सॉलिड बनाना है, ये कौन सा प्रोसेस होगा? डेल्टा एच और डेल्टा एस। एक्सोथर्मिक, हाँ ठीक है। एक्सोथर्मिक तो एनर्जी रिलीज करेगा कभी भी, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। डेल्टा एस निगेटिव। डेल्टा एस, हाँ ये भी निगेटिव है। ये स्पॉन्टेनियस एट व्हाट? डेल्टा जी इक्वल टू, कब स्पॉन्टेनियस होगा? लो टेम्परेचर के हाई टेम्परेचर? लो टेम्परेचर, हाँ तो सोचो लिक्विड से सॉलिड बनाना था, कूल करना पड़ता, यही है ना। अब ये वैल्यू निगेटिव है और ये निगेटिव है, ओवरऑल तो माइनस टी डेल्टा एस पॉजिटिव पड़ गया ना। तो फेवर्ड एट व्हाट? लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का दोगे तो क्या होगा? एट हाई टेम्परेचर डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया ना, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। एट हाई टेम्परेचर डेल्टा जी, तो सोचो ये कब होता है? ये फेवर्ड कब होगा लिक्विड से सॉलिड? इट इज बिलो टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना, वही इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यदि 0 डिग्री लोगे तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता होगा? इक्विलिब्रियम ना। तो डेल्टा जी का वैल्यू 0 आता होगा, मतलब इक्विलिब्रियम। ये था ना, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 हो जाएगा। हाँ, फ्रीजिंग विल ऑलवेज रिक्वायर लो टेम्परेचर। हाँ, तो वो लो टेम्परेचर कितना? सबके लिए एक सर्टेन लो टेम्परेचर है ना। ये बोला गया स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, तो वाटर के लिए 0 डिग्री की, आइस के लिए मतलब CO2 गैस के लिए कुछ और ही होगा। सबका अपना अपना टेम्परेचर होगा। और एग्जैक्ट तो क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों रहेंगे, लिक्विड भी रहेगा, सॉलिड भी रहेगा। मान लो 1 किलो लिक्विड ले लो, वाटर ले आओ, 1 किलो 1 kg आइस ले आओ, दोनों 0 डिग्री पे है, तो कभी भी आओगे दोनों 1-1 kg ही पड़े रहेंगे। ना आइस वाटर बनेगा ना वाटर आइस बनेगा, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। मतलब डेल्टा जी क्या होगा उस समय? 0।
हाँ, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर इज ऑलवेज रिलेटिव। करेक्ट नित्य, क्लियर? तो इसके तरह से सबका देख सकते हो। नाउ डेल्टा जी का मतलब क्या था? नॉन पीवी वर्क। तो ये वाला एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था और बहुत आता भी है। मतलब एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली रहेगा, चारों में से कोई एक कंडीशन रहेगा कब स्पॉन्टेनियस होगा सर। एंड मैकेनिकल वर्क और यूजफुल वर्क, ये सिर्फ डेफिनेशन है, इससे कुछ आएगा नहीं, और तुम्हें मीनिंग समझ में आ जाएगा कि डेल्टा जी है क्या। डेल्टा जी जो होता है नॉन पीवी वर्क है या नॉन मैकेनिकल वर्क है या यूजफुल वर्क है। कैसे आता है वो देखें हम लोग। तो डी यू का वैल्यू हम लोग लिखेंगे डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू टोटल। हाँ, डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू टोटल। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू एक पीवी एक्सपेंशन वर्क, और डी डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन, मतलब पीवी से रिलेटेड ही नहीं। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल वर्क। तो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, यहाँ से नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ओके लिख देता हूँ। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस डी डब्ल्यू नॉन पीवी। ये कहां से आ गया? यहां से था ना, डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू पी डी वी, पीवी वर्क प्लस डी डब्ल्यू नॉन पीवी। नॉन पीवी ऐसे, हाँ। तो नॉन पीवी तो रह गया, और डी डब्ल्यू जो पीवी वर्क है उसको माइनस पीडीवी लिखा। और डी क्यू को क्या लिखते हो? टीडीसी। टीडीएस लिख सकते हो ना, कब रिवर्सिबल रहा तो ही ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर होना, एसडीटी भी आ जाता। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर तो हर जगह चलते रहेगा, टीएमपी कांस्टेंट। हाँ, डीएस इक्वल टू डीक्यू रिवर्सिबल बाई टी, वही रखा ना डीक्यू को। डीएस इक्वल टू डीक्यू रिवर्सिबल बाई टी, तो हाँ डीक्यू इक्वल टू टीडीएस लिखो। ओके, तो डीयू माइनस टीडीएस प्लस पीडीवी इक्वल टू डी डब्ल्यू नॉन पीवी। तो डी यू प्लस पीडीवी क्या होगा? इसको लिख सकते हो यू, यू प्लस पीवी। एच यही था ना, ई प्लस पीवी। तो ये डी यू प्लस पीडीवी मिलके आ गया डी एच माइनस टी डी एस इक्वल टू डी डब्ल्यू नॉन पीवी। अब यही डीजी हो जाता है। डीजी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे से तो चल ही रहा है, डी डब्ल्यू नॉन पीवी। इसका मतलब आ गया ये डीजी डी जी सिस्टम at constant temperature and pressure equal to dw नॉन पीवी वर्क। तो जो नॉन नॉन एक्सपेंशन वर्क है वही बेसिकली डी जी है, मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी सिस्टम, इसको इंटीग्रेट करके लिख दें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल टू डब्ल्यू नॉन पीवी। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस डेल्टा जी सिस्टम टी पी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नॉन पीवी। तो माइनस डेल्टा जी सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, माइनस मतलब माइनस डेल्टा जी सिस्टम करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया?
ये W नॉन पीवी था ना, तो अब ये माइनस हटा के W बाई कर दो नॉन पीवी, ऐसे लिख दो W बाई नॉन पीवी। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये आ गया यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। अब बाय द सिस्टम हो गया, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, वो कितना वर्क करेगा, इक्वल टू डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। ऑफ अ सिस्टम at constant temperature and pressure। तो डेल्टा जी क्या हो गया, सिंपली जो हम लोग ने किया माइनस डेल्टा जी सिस्टम ना, W बाई नॉन पीवी। ये माइनस किया तो इसके जगह वर्क डन ऑन द सिस्टम के जगह बाई द सिस्टम हो गया, तो वर्क डन बाई द सिस्टम कितना हो गया, डेल्टा जी निगेटिव होता है तो उतना एनर्जी रिलीज करता है, माइनस डेल्टा जी इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ना वो। हाँ, तो डेल्टा जी यूजफुल वर्क डन, नॉन पीवी वर्क डन क्या है, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम कितना होगा, जितना गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज होगा। गिब्स फ्री एनर्जी इज मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क। डेल्टा जी क्या हो गया, सिंपली मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क। किसी सिस्टम से कितना तुम वर्क ले सकते हो, जैसे कि कोयले को बर्न करो, मान लो कोल को बर्न किया हम लोगों ने, तो एनर्जी मिलेगी, बट वो पूरा यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि CO2 गैस बन के बाहर भी तो जाएगा वो गैस, तो अपना एनर्जी एब्जॉर्ब तो करेगा ही ना। कुछ उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, कुछ वाइब्रेशनल उसमें एब्जॉर्ब कर जाएगा, और रेस्ट में वो एक्सपैंड करेगा, फिर जाके वो एक्सपेंशन कर जाएगा। जो नॉन एक्सपैंड हो गया वो तुम्हें कुकिंग में वर्क होगा। तो जो तुम कुकिंग में यूज कर पाओगे 300 जूल के जगह 250 जूल यूज कर पाए, बाकी तो गैस निकल गया वो। तो 250 जूल ही मैक्सिमम वर्क डन हुआ ना, तो वही तुम्हारा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। जो 300 जूल हो गया वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन हो गया, और जो तुम्हें एनर्जी मिल रहा है काम करने के लिए वो गिब्स फ्री हो गया, मतलब फ्री एनर्जी जो फ्रीली अवेलेबल है, जो तुम्हें मिल रहा है, बाकी नहीं मिल रहा है, बाकी नाम की एनर्जी है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो डेफिनेशन को, कि डेल्टा जी इज अ मेजर ऑफ यूजफुल वर्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये भी लिख सकते हो डेल्टा जी इज अ मेजर ऑफ यूजफुल वर्क that can be obtained by a process at constant temperature and pressure। Delta G is a measure of useful work that can be obtained by a process at constant temperature and pressure। जो मैक्सिमम आ जाएगा इसकी बात कर रहे हैं हम लोग इसमें। if delta G system if delta G system at constant temperature and pressure is equal to 0, then system is unable to do any work। Then system is unable to do useful work। सिस्टम यूजफुल वर्क नहीं कर पाएगा। इतना तक क्लियर हो गया, बस थोड़ा सा और है।
वॉइस इज ब्रेकिंग। हो सकता है वाई हो सकता है कभी कभी वाईफाई जाता है तो मोबाइल नेटवर्क पकड़ना स्टार्ट करता हूँ। डेल्टा जी सिस्टम नॉन पीवी वर्क, सारे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सारे वर्क ले लेंगे वो। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, ये सब नोट्स भेजता हूं मैं। डी यू इक्वल टू बी क्यू प्लस, वो डाउट है क्या, रुको रुको, तीन चार लोगों ने कुछ कुछ पार्टिसिपेट में, और यहाँ पे चैट में मैकेनिकल वर्क यूजफुल क्यों नहीं होगा, मैकेनिकल वर्क भी होगा, तुम नॉन एक्सपेंशन वर्क सारे ले सकते हो। यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया ना वल्लभ, हर जगह वर्क डन बाय द सराउंडिंग था, यहाँ माइनस था, माइनस डब्ल्यू मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम ना। अब टेम्परेचर एंड प्रेशर को एज्यूम करना हमेशा कांस्टेंट पूरे जगह पे, नहीं तो वो एसडीटी उलट भी टर्म आ गया था, टीडीएस एसडीटी वाला। हाँ, नॉन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन छोड़ के बाकी सब ले लो वर्क, यूजफुल वर्क जो जिससे तुम सारे काम करोगे। डी यू का वैल्यू कितना होगा, डी क्यू को लिख सकते हो टीडीएस माइनस पीडीवी, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। थोड़ा और इसको लेबरेट करें डीजी को, अब एच इक्वल टू यू प्लस पीवी था, इसको डीएच को क्या लिख सकते हो, डी यू प्लस डिफ्रेंसिएशन करो पीडीवी प्लस वीडीपी, और डीएच इक्वल टू डी यू को क्या लिख सकते हो, टीडीएस माइनस पीडीवी, इसको इतना लिख सकते हो, प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इतना आता है ना, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया टीडीएस प्लस वीडीपी, डीएच इक्वल टू टीडीएस प्लस वीडीपी, इक्वेशन 2 हो गया। नाउ जी इक्वल टू एच माइनस टी एस था, तो डीजी विल बी डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो डीजी की वैल्यू हो गया टी डी एस, इसको लिखोगे प्लस वीडीपी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, एक और इक्वेशन आ जाएगा डीजी का, वीडीपी माइनस एस डी टी, ये डीजी का ये भी फॉर्म है, याद करना है, कहीं ऑब्जेक्टिव आ गया तो ये दो फॉर्म तुम्हें याद करके रखना है। ये डेरिवेशन आ गया, इसके डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम है, ओके। एक बार देखो, मैं जस्ट 2 मिनट टाइम दो, देखो।
ओके, आई थिंक क्लियर होगा डिजिटल। ये सब रिमेम्बर करना होगा। सो व्हाट इज VDP? अच्छा, यू अंडरस्टूड इट इज PdV। ओके आदित्य, and true at constant pressure and temperature, DG turns out to be 0, so none PV work is equal to 0, which is, नहीं कुछ और समझ लो आ रहे हैं तुम। at constant temperature and pressure, DG is equal to 0। अच्छा, किसी रिएक्शन मेरी नहीं चेंज कर रहा है, हाँ ठीक है। तो ये सब फॉर्म याद कर लोगे, राइट? अब बस थोड़ा सा और है, जल्दी से ओवर ही कर दे। शार्प एट 7। ओके साथ एनी रीजन, हाँ तुम लोग का व्हाट्स लेक्चर 7:15 पे ना, 7:15। ओके राइट, बस हो ही गया। डीजी इतना हो गया। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर डीजी विल बी VDP। ये होगा ना, TDS वाला फॉर्म 0 हो गया, -SDT, ये 0 हो गया। तो DG बाई DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू V। अब इसमें हो गया सॉलिड लिक्विड रहे, तो DG का इंटीग्रेशन करो, यहाँ पे VDP है, इसका इंटीग्रेशन करो तो V, ये P2 - P1 आएगा DG का वैल्यू। ये चेंज इन टेम्परेचर दिया रहा है, चेंज इन प्रेशर, और V से मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा G आ जाएगा फिर तुम्हारा। आइडियल गैस के लिए DG का इंटीग्रेशन विल बी VDP है ना, मतलब nRT बाई PDP का इंटीग्रेशन, ऐसे ये हो जाएगा nRT ln P2 बाई P1। तो इस पे भी क्वेश्चन आएंगे, कोई गैस है P1 से P2 गया तो डेल्टा G कितना होगा, ये डेल्टा होगा nRT ln P2 बाई P1 ऐसे। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ऐसे था, तो आइसोथर्मल तो क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। डेल्टा जी के वैल्यू nRT ln V2 बाई V1 भी लिख सकते हो। ओके, इतना क्लियर हो गया ना? जस्ट ऑलमोस्ट ओवर हो गया। अभी हो गया जी। सॉलिड का क्या होगा, एनर्जी कम होगी, लिक्विड की और ज्यादा। हाँ, और गैस का ऐसे ग्रेटर होगा। सॉलिड का एक कांस्टेंट प्रेशर पे लिख दो, तो सॉलिड का फिक्स है, लिक्विड का फिक्स है। हाँ, एट कांस्टेंट, हाँ से ऐसे, एक मिनट, टेम्परेचर, एक मिनट बताता हूँ, DG इज इक्वल टू VDP इन जनरल। क्या होगा, VM ऑफ गैस इज ग्रेटर देन लिक्विड देन सॉलिड। हाँ शैस बोलो। सर आप वो आइसोथर्मल प्रोसेस का बता सकते हैं क्या सर, वो ठीक से समझ में नहीं आया।
अरे आइसोथर्मल में P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो P2 बाई P1 को V2 बाई V1 लिख दो, बस वही तो किया जो वर्क डन के लिए किया था, है ना। तो कहीं P2 बाई P1 आया तो उसको V1 बाई V2 भी तो लिख सकते हो। ओके, बस लास्ट पेज हम लोग का। फॉर केमिकल रिएक्शन क्या होगा, फॉर केमिकल रिएक्शन और फेज ट्रांसफॉर्मेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, dg इक्वल टू VdP होता है, तो इसको क्या लिख दोगे, इंटीग्रेट कर देना d, कोई भी रिएक्शन होगा उसका डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा आर वी डीपी का इंटीग्रेशन। VdP से तुम्हारा हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, डायरेक्ट सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव दिखेंगे एकदम सिंपल। जैसे H2O सॉलिड से H2O लिक्विड जा रहे हैं हम लोग, तो डेल्टा V कितना होगा, सिंस डेल्टा V इंटू डीपी चाहिए ना, तो Vm ऑफ H2O लिक्विड माइनस Vm ऑफ H2O सॉलिड, ऐसे लिक्विड माइनस सॉलिड का डेल्टा V आएगा। तो यहाँ पे जैसे तुम्हें डेल्टा जी चाहिए, डेल्टा आर जी एट डिफरेंट टेम्परेचर दिया हुआ है, और डेल्टा आर रिएक्शन का P1 पे दिया हुआ है, तो कितना होगा डेल्टा आर वी चेंज इन टेम्परेचर P2 माइनस P1। डेल्टा आर वी तो ऐसे निकाल लोगे, और चेंज इन प्रेशर तुम्हें मालूम रहेगा, और वही एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाए तो वो तो अलग ही हो गया। तब डीजी का वैल्यू क्या होगा, एकदम अलग, माइनस एस डी टी वाला टर्म बच गया। हाँ, सॉलिड का गैस के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करते हो, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हो जाएगा, माइनस एस आएगा यहाँ पे। जब इस तरह का आ जाए, ये एक अलग एक्सप्रेशन सब आ रहा है अभी। हाँ, तो डीजी इक्वल टू माइनस एस डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो डेल्टा इक्वल टू माइनस एस डेल्टा टी। जी और टी का ग्राफ कैसा आएगा, अगेन फिर वही होगा, सॉलिड SM गैस इज ग्रेटर देन SM लिक्विड ग्रेटर देन SM सॉलिड, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा गैस गैस आ जाएगा। एक मिनट और फिर डाउट देखता हूँ तुम्हारा, जिसने भी जो भी लिखा है, एक और बस स्टेप बच गया, फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट लाइन, फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, डी डेल्टा जी का इंटीग्रेशन विल बी डेल्टा आर एस डी टी का इंटीग्रेशन, ऐसे ये होगा डेल्टा आर जी at temperature T2 minus delta RG at temperature T1 will be minus delta RS T2 minus T1, ऐसे इससे भी एक एक्सप्रेशन आएगा। ये लास्ट वाले एक्सप्रेशन जल्दी लर्न नहीं होते, इस पे सबको ध्यान देना होगा। बस यहाँ पे हम लोग का थर्मोडायनेमिक्स खत्म होता है, थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगा। अब देखो क्या डाउट लिखा तुमने, बताओ। अब फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, जैसे कि ग्रेफाइट से डायमंड बन रहा हो, या कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, तब उसको क्या लिखोगे, वो एस डी टी आया था ना, जी इक्वल टू एस डी टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा करोगे तो डेल्टा एस डी टी ना,
डेल्टा आर एस क्यों है, वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना होगा, केमिकल रिएक्शन है ना, कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसका प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का। नहीं तो ऐसा तो एसडीटी आ रहा है जहां पे नहीं होगा। अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट आएगा तो डेल्टा आर एस कैसे निकालोगे, डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। देखो ये पेज, प्रीवियस पेज ना, नोट्स में भेजता हूँ, वो नोट्स में जो मैंने भेजा उसमें नहीं है ये पार्ट, ये भेज देता हूँ। थर्मोकेमिस्ट्री भी अभी स्कैन करके भेज देता हूँ। थर्मोकेमिस्ट्री में भेज तो रहा हूँ, तुम लोग खुद से पढ़ के कर लो, मेरे लेक्चर में बस रिवीजन होगा फॉर एसआरजी बैच। तुम लोग के लिए भेज रहा हूँ, उसे करके बुकलेट कर जाओ, क्योंकि दास उतना तो मुझे याद है थर्मोकेमिस्ट्री खुद से कर गया था। नोट्स में भेज रहा हूँ, जब मैं बैठूंगा तो सिर्फ बैठ के सुनोगे, रिवीजन करोगे, डाउट क्लियर करोगे। ओके। हाँ तो कंप्लीट नोट्स में अभी फोटो खींच के भेज देता हूँ पूरा थर्मो का। सिमिलर तो कैसा होगा, और ये उलझा हुआ पार्ट है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन करोगे तो ही होगा। नहीं सैटरडे लेक्चर नहीं, सैटरडे को मेरा ऑलरेडी है। हाँ मोर स्टूडेंट्स हैव बीन एडेड, डीडी सर हैज एडेड। हो गया तुम लोग सिलेबस बिफोर टेस्ट, हो ही जाता सिलेबस तो टेस्ट से पहले। आज का एसआरजी लेक्चर बैलेंस करने के लिए तो मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए एसआरजी को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब कोई एक एसआरजी इसके लिए एक्स्ट्रा नहीं होगा, है ना, और नेक्स्ट एसआरजी में करेंगे इस पे क्वेश्चंस। ओके। थर्मो इज नॉट वेरी इजी सोहन, तुम लिख रहे हो वेरी इजी बट इट इज वेरी टफ, और जो टफ है वो उसी को तुम्हें इजी बनाना है, तभी आईआईटी होता है।